वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र से संबंधित है। और दोस्तों, अनुसूचियां जो हैं मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ कर के 12 हो गई है। दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और इससे जो संबंधित विषय हैं वो पूछे जाते हैं। वास्तव में जो अनुसूचियां हैं वो एक शासन पद्धति को कार्यकारी रूप में कैसे चलाया जाए उससे संबंधित विषय हैं, और इसको संविधान में अलग से हिस्सा दिया गया। संविधान की अनुसूची से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा, और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को ये विषय ज़रूर पसंद आएगा। चलते हैं दोस्तों। संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो मूल संविधान में 8 थी, जो बढ़कर के वर्तमान में 12 हो गई हैं। और इस रूप में हम इनका जो नाम है वो प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, इस टाइप से करके इनके नाम रखे गए हैं। तो अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स हैं। और पहले शेड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित यह अनुसूची है। और इसका जो संबंध है वो संविधान के भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 जो है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 1 जो है वो राज्यों के क्षेत्रों के बारे में और उनके नामों के बारे में बताता है, और वह उसी अनुरूप में कार्य करता है जो संविधान की अनुसूची पहले से संबंधित है। तो दोस्तों, पहली अनुसूची जो है वो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो अनुसूची है वो वेतन और भत्तों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में आप लोग इसे कोड रूप में भी याद कर सकते हैं कि पहली अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है, तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, चौथी अनुसूची राज्यसभाओं के सीटों के आवंटन से संबंधित। इस टाइप से करके छोटे छोटे कोड जो है वो याद कर सकते हैं। तो चलिए, दूसरी अनुसूची में जो है वो किस किस के वेतन और भत्तों की व्याख्याएँ की गई हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र के नाम, ये हमारी पहली अनुसूची से संबंधित ये टॉपिक था। अब हम बात करेंगे दूसरी अनुसूची की। तो इसमें आप लोग इस वाले टॉपिक को हटा देंगे यहाँ, और हम यहाँ बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की बात की गई है, राज्यों के राज्यपालों के वेतन भत्तों की बात की गई। न्यायाधीश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के हों, उन दोनों के न्यायाधीशों के वेतन और जो भत्ते हैं वो अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग जो है क्रियान्वित होते हैं। साथ ही साथ जो कैग है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसके भी वेतन भत्तों की बात जो है वो इसी अनुसूची में रखी गई है। इसके साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात करते हैं तो इनके भी सदस्यों की बात, जो वेतन भत्ते हैं वो यहाँ पर निर्धारित हैं। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, साथ ही साथ उपाध्यक्ष, व जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है, जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, तो उनके सभापति और उपसभापति, इन सभी का जो वेतन भत्ता है वो इस अनुसूची से आधारित निर्धारित होता है। तो हम लोग इस पर याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची पर चलते हैं। तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो शपथ से संबंधित है। जो शपथ ली जाती है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा, वो है। अब इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो हम जो केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके बारे में बात करते हैं। संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो संसद के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा कुछ न्यायाधीश, कुछ ना कहकर के यहाँ पर हमें कहना चाहिए कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी जो है इस अनुसूची तीसरे के अंतर्गत आते हैं। उनको शपथ जो है वो इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसमें शपथ के प्रारूप हैं, और इसे कई बार हमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप, या जो संसद के सदस्य हैं जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP के रूप में जानते हैं, तो उनकी भी प्रारूप को हम लोगों से पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखें। दोस्तों, जो चौथी अनुसूची है हमारी वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय संसद की
संसदीय व्यवस्था है वो द्विसदनीय व्यवस्था है, और उसमें जो उच्च सदन है वो राज्यों का सदन है, जिसे हम राज्यसभा के रूप में जानते हैं, और उसमें आने वाले जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपसे इस संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य का जो सीटों का आवंटन है वो कितना है। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो 31 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आती हैं, जो सर्वाधिक है। इसी रूप में कौन कौन सी राज्यों को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं उस पर भी चर्चा की जा सकती है। यूपीएससी कई बार आप लोगों से मिलान वाले क्वेश्चन पूछ सकती है, तो चौथी अनुसूची से संबंधित आप लोग याद रखेंगे। इसका कोड जो है आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। कोड ये रखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट अनुसूची 5वीं है, और 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वो कुछ ऐसे ट्राइबल्स एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे शेड्यूल्स एरियाज़ हैं जिनके प्रशासन जो हैं हमें अलग से करने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कारणों से अंग्रेज़ों ने उन राज्यों को अपने यहाँ पर मिलाया जो अभी तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है तो वो जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे वो भारत का भी हिस्सा बने, और इस आधार पर वो भारत का अभिन्न हिस्सा बने। लेकिन वहाँ पर कुछ अलगाववादी शक्तियाँ जो हैं वो काम कर रही थी, या फिर दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो बहुत नाजुक थे इस दृष्टि से कि जो सांस्कृतिक दृष्टि है और जो लोगों का रहन सहन था आदिवासियों का, उनमें से कुछ ऐसी जातियां थीं, जनजातियां थीं जो जिनकी एक भाषा अपनी अलग थी, संस्कृति अपनी अलग थी। टोटल मिलाकर उनकी जो सामाजिक पहचान थी वो बिल्कुल एकदम अलग थी, और हमारा दायित्व है कि हम उनकी पहचानों को सुरक्षित करके रखें। तो ऐसे क्षेत्रों का जो प्रशासन था उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं जनजातियों के माध्यम से चलाने पर ध्यान दिया गया, और उस पर जो भारत का सामान्य प्रशासन है उसको अवॉइड करा गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 5वीं अनुसूची है, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको आप लोकेट कर सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची में हम लोग अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके प्रशासन के बारे में और नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों, 6ठी अनुसूची पर अगर हम बात करते हैं तो 6ठी अनुसूची को शॉर्ट में हम ऐसे याद कर सकते हैं, मेमी यात्री, मेमी यात्री मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इस टाइप से इसको याद करा जा सकता है मेमी यात्री के रूप में। तो ये क्या है, मेमी यात्री से संबंधित जो राज्य हैं उनके जनजातीय जो क्षेत्र थे उनके प्रशासन के बारे में उपबंध था, जो ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे थे 5वीं अनुसूची से संबंधित। उसी तरीके के मेघालय, असम और त्रिपुरा ये राज्य होने के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र नोटिफाइड किए गए हैं जो शेड्यूल ट्राइब के रूप में देखने को मिलते हैं। तो उनके प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई हैं जो संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 से संबंधित है। इस संविधान के अनुच्छेद को आप याद रखेंगे, 244 और 275, ये जो है मेमी यात्री से संबंधित एक अनुच्छेद है। अगर हम 5वीं अनुसूची में देखते हैं तो उसका संबंध जो है 244 अनुच्छेद से होना चाहिए। दोस्तों, आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा है। उसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। साथ ही साथ एक और सूची को हम बना सकते हैं जिसे रेजिडुअल पावर के रूप में जानते हैं, जिसे हम कहेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इन सूचियों में वर्णित नहीं है, लेकिन ऐसा कोई विषय अगर आया है राज्य सरकारों के सामने तो उस पर जो नियम बनाया जाता है वो केंद्र सरकार की यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। उनको अवशिष्ट शक्तियों के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत जो हमारा मूल रूप से संविधान था उसमें 97 सब्जेक्ट रखे गए थे, जो बढ़ कर के इस समय पर 100 हो गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं राज्य सूची में, तो जो मूल संविधान था राज्य सूची में उसमें 66 जो सब्जेक्ट थे वो रखे गए थे, जो घट करके इस समय पर 61 हो गए हैं। और समवर्ती अगर हम सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में जो ओरिजिनल थे वो 47 सब्जेक्ट थे, जो बढ़ करके 52 सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आए हैं। तो इस हिसाब से आपसे ये सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखेंगे। और 7वीं अनुसूची का जो संबंध है यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है राज्यों के और केंद्र सरकारों के बीच में, वो आर्टिकल 246 से संबंधित है। तो आप इस वाले आर्टिकल को भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 8वीं अनुसूची पर चलते हैं। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है
वो राजभाषा से संबंधित है और इसका जो संविधान है उसमें 344 आर्टिकल और साथ ही साथ 351 आर्टिकल तक इसका संबंध है। तो इसे याद रखेंगे राजभाषाओं से संबंधित। वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं इस समय पर राजभाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अगर हम मौलिक रूप से बात करते हैं, संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस समय पर 14 मौलिक भाषाएं थी। अगर हम इन भाषाओं को याद रखेंगे तो आप लोग मैप के अकॉर्डिंग याद करते चले आएंगे। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में जो है डोगरी भाषा और कश्मीरी भाषा बोली जाती है। दोनों भाषाएं जो वहाँ से ली गई हैं। आसाम क्षेत्र में असमिया भाषा ली गई है, बंगाल से बांग्ला, और बोडो छत्तीसगढ़ और उस वाला क्षेत्र है। साथ में गुजराती एक ऐसी भाषा है, हिंदी पहले से बोली जाती है, कन्नड़ और कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। यहाँ पर नेपाली याद रखना भारत का टेरिटरी नहीं है, फिर भी वो एक भाषा के रूप में भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी। यहाँ पर सिंधी भी एक भाषा है जो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इन सभी भाषाओं को जो है 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और समय समय पर इसमें कई संशोधन किए गए हैं। जैसे 1992 में 71वां संविधान संशोधन, फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इन संविधान संशोधनों को भी आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। हम 2003 के बारे में अगर बात करते हैं तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन था। उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली के रूप में जानी जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर, बोडो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है और मैथिली और संथाली बिहार और झारखंड से संबंधित क्षेत्र है जहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। दोस्तों इसे मैप के अकॉर्डिंग भी याद करेंगे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता रहता है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची में जो है संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियां हैं। इसे हम भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित मान सकते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो जो ज़मीन थी वो इस तरीके से थी कि एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सारी ऐसे किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो किसानी करते हैं, भूमिहीन किसान हैं। तो इस प्रकार की प्रथाओं को दूर करने के लिए और सभी लोगों को देश के जो विकास है उसमें शामिल करने के लिए भूमि सुधार आंदोलन लाए गए। उनमें से एक हदबंदी कानून था और एक दूसरा आप लोग देखते होंगे समय समय पर गरीब लोगों को, जो भूमिहीन किसान होते हैं, उन लोगों को हम पट्टे पर या लीज पर जो हैं कुछ समय के लिए जो ग्राम पंचायत की ज़मीनें होती हैं, जो ग्राम पंचायत विभिन्न कार्यों के लिए अपने यहाँ पर आरक्षित ज़मीन करती है और ऐसी ज़मीनों को जो है चकबंदी के समय पर जब चकबंदी या चकों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, उनकी गणनाएं की जाती हैं चकबंदी के समय पर खेतों की, तो उसके समय पर उनको आरक्षित कर लिया जाता है और जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी उसमें वो हिस्सा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित जो संसद के अधिनियम और विनियम है वो 282 से संबंधित है। और उस अनुसूची को पहली बार जो संशोधन के रूप में रखा गया था वो 1951 में लाया गया, जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। दोस्तों 2007 में जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था हमारा, उसने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूमि अधिग्रहण से संबंधित। आजकल जो मुआवजे की व्यवस्था है वो सभी इसी टॉपिक से दी जाती हैं, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार करेंगे। हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दल बदल से संबंधित कानून है और यह है जो व्यवस्था है ये दल बदल का जो कानून था वो 1985 में आया और संविधान संशोधन के रूप में ये 52वां संविधान संशोधन था। इसके अंतर्गत जो दल परिवर्तन रोधी कानून थे उनको रोका गया। अगर आप लोग देखते होंगे तो आप जो भारतीय जनमानस है वो किसी एक विचारधारा को, किसी एक पार्टी को चुन लेती है और उस विचारधारा के आधार पर अपने सदस्य को चुनकर भेजती है। लेकिन लोक लुभावन दृष्टि से ये भी देखने को मिलता है कि कुछ जो सांसद होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो पैसों के लालच में आकर या विभिन्न जो लोक लुभावनी चीज़ें होती हैं उन सबके इन्फ्लुएंस में आकर के वो अपने आप को दूसरी पार्टी में मिला लेते थे। तो
जनमत किसी विचारधारा को मिला, लेकिन वो अपने लालच के अकॉर्डिंग किसी और विचारधारा में मिला। इससे जो है जनमत को आघात पहुंचता था। इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया और उसमें व्यवस्था की गई कि 15% अगर व्यक्ति होंगे वो तभी दूसरी उसमें दल बदल की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति इकलौता व्यक्ति नहीं ला सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसे आप संविधान के संविधान का जो अनुच्छेद है वो 102वां अनुच्छेद और साथ ही साथ इसमें 191 जो 191 वाला जो आर्टिकल्स है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ज़रूर पढ़ना। आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची का अगर हम संबंध देखते हैं तो पंचायतों से संबंधित है और बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत जो है वो गांवों में बसता है, और आप लोग देखते होंगे मनमोहन सिंह के भाषणों में भी दो प्रकार की वो देखते थे कि हमारा देश एक इंडिया है और साथ साथ एक भारत है, और भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेजेंट करने वाला भारत है, जबकि इंडिया जो है एक ऐसा भारत है जिसमें लोग आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न हैं और ऐसे क्षेत्रों को हम शहरों के नाम से जानते हैं। तो इन लोग अगर हमें भारत का विकास करना है तो हमें गाँव का विकास करना होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो मौर्य के समय से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या बाद में जो लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल रहे भारत के, उनके समय पर जो लोकल गवर्नेंस डेवलप देखने को मिला या स्थानीय जो सरकारें थी उनके अस्तित्व की बात की गई, उसको ध्यान में रखते हुए भारत की जो संसद है उसने भी इस ओर सुधार किया। और 73वां जो संविधान संशोधन था, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप इसे ज़रूर याद करेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायतों से संबंधित है, जो 1992 में आया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखेंगे, गाँव की काया पलट दी है इस वाले जो संशोधन था। और गांव में आज बहुत सारा ऐसा पैसा आता है विकास के रूप में। जगह जगह पर आप देखेंगे तो कंक्रीट और सीमेंट वाली जो रोड हैं और साथ साथ में सोलर लाइट्स हैं और नालियां हैं, बहुत कुछ गांव में देखने को मिला है। वो सब इसी जो संविधान संशोधन था 73वां, जिसका संबंध 243 के 6 से संबंधित है, या फिर 243 में आप लोग पंचायतों से संबंधित वो पढ़ सकते हैं। ये भाग 9 भी है संविधान का, 243वां सबसे बड़ा भाग है अनुच्छेद की दृष्टि से, आप इसे पढ़ें। आगे देखते हैं दोस्तों, जो 12वां और अंतिम अनुसूची है उसका संबंध जो है नगर पालिकाओं से। ये भी एक प्रकार की लोकल गवर्नेंस है, जैसे पंचायत राज होती है वैसे वैसे ये भी होती है। और इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं, जो 18 सब्जेक्ट है। नगर पालिकाएँ 18 विषयों पर अपने कानून बना सकती है, और इसको जो है 74वां संविधान संशोधन जो 73 के साथ साथ हुआ, उसको ये भी 1992 में आना चाहिए, है ना, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में आया था, और उसका भी संबंध जो था वो लोकल गवर्नेंस से था, और ये भी लोकल गवर्नेंस से था। वो ग्रामीण लोकल गवर्नेंस है और ये शहरी लोकल गवर्नेंस है, इन लोगों को जोड़ा गया। तो 74वां संविधान संशोधन 1992, 18 विषय और नगर पालिकाओं से संबंधित, और 12वीं अनुसूची, इसका संबंध 243 ब से है। 243 ब या फिर बी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं और इसे समझे हैं। मुझे पूर्ण आशा है आप लोग कई बार वीडियो देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा, और अपने तैयारी को इसी तरीके से बुस्ट रखें। आप लोग मेहनत करते रहें। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों से बाय बाय, अपना ध्यान रखें।